नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत को चलाने वाली उस विशाल और शक्तिशाली मशीनरी को डीकोड करने वाले हैं। वो सिस्टम जो सरकार के हर फैसले और देश के हर नागरिक की जिंदगी पर असर डालता है। सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश, इसे चलाने का ब्लूप्रिंट क्या है? ये सिर्फ कोई ढांचा नहीं है दोस्तों, ये वो नसें हैं जो इस विशाल देश को एक साथ बांधे रखते हैं और इसके रोजमर्रा के काम को मुमकिन बनाती हैं। चलिए इस जटिल मशीन के हर पुर्जे को करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे सिस्टम का सोर्स कोड, फिर भारत का सेंट्रल इंजन रूम, उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की कमान, फिर 2026 का गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड और आखिर में वो नियम जो याद रखने ही रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। आखिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सोर्स कोड क्या है? कहाँ लिखा है ये सब? जवाब सिंपल है, हमारा संविधान। यही वो दस्तावेज है जो पूरी मशीनरी के नियम तय करता है। देखिए, ये जो आर्टिकल्स हैं न 53, 74, 312, 315, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का असली कोड है। अब जेपीएससी के लिहाज से सुनिए, 8312 और 315, ये तो मैच द फॉलोइंग का फेवरेट क्वेश्चन है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में फंसा सकते हैं, तो इन्हें तो रट लेना है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की, जो आर्टिकल 312 में है। ये बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पता है? मतलब भर्ती करेगा सेंटर, लेकिन वो ऑफिसर काम करेगा स्टेट और सेंटर दोनों के अंडर, एक पुल की तरह। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है एग्जाम के लिए। याद रखेगा, नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, सोर्स कोड तो समझ लिया। अब चलते हैं उस जगह जहां से पूरा देश चलता है, भारत का सेंट्रल इंजन रूम, वो जगह जहां राष्ट्रीय स्तर पर सारी बड़ी नीतियां बनती हैं। तो इस इंजन रूम में सबसे जरूरी हिस्सा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। समझ लीजिए, ये सरकार का नर्वस सिस्टम है। सारे मंत्रालयों में तालमेल यही बिठाता है। और इसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो देश के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं। और 26 में इस पद पर कौन है? टीवी सोमनाथन। ये नाम एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए। अब आते हैं पीएमओ पर। इसकी कहानी भी मजेदार है। 1947 में ये बना प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट यानी पीएमएस। फिर 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसका नाम बदलकर कर दिया पीएमओ। अब यहाँ जेपीएससी का एक और सवाल बनता है, पीएमओ कैसा निकाय है? तो याद रखिए, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो केंद्र की बात हो गई, पर असली काम तो जमीन पर होता है ना, जहां नीतियां हम तक पहुंचती हैं। तो चलिए अब उतरते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग और हाथ वाली एनालॉजी। जो सेक्रेटेरिएट है वो है दिमाग, जहां पॉलिसी बनती है, और जो डायरेक्टोरेट है वो है हाथ, जो उस पॉलिसी को लागू करते हैं। सिंपल है। अब स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन का किंग पिन कौन है? वो है चीफ सेक्रेटरी। इन्हें कौन चुनता है? सीधे चीफ मिनिस्टर। और हमारे झारखंड के लिए ये नाम तो बिल्कुल याद रखना है। 2026 में वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं अविनाश कुमार जी, 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर। जेपीएससी के लिए ये फैक्ट बहुत बहुत जरूरी है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब, इनकी भूमिका कैसे बदली है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें बनाया था रेवेन्यू कलेक्टर। आजादी के बाद ये बने डेवलपमेंट ऑफिसर, और आज देखिए इनका एक बड़ा रोल डिजास्टर मैनेजर का भी है। समय के साथ ये पद भी विकसित हुआ है। चलिए, स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसा कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है। आइए देखते हैं 2026 का गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। और ये नंबर देखिए, 91। ये है हमारी रैंक 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में से। ये नंबर साफ साफ बताता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये हमारे सिस्टम के लिए आज भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अब जरा अपने राज्य झारखंड पर आते हैं। स्कॉच 2024 की गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट क्या कहती है? ओवरऑल रैंक है 19th, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। एजुकेशन में हम टॉप पर हैं, रैंक 3, लेकिन ई गवर्नेंस में हम काफ़ी पीछे हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये जेपीएससी मेंस में लिखने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। लेकिन सुधार भी हो रहे हैं, और वो भी बड़े लेवल पर। ये नंबर देखिए, 1.42 करोड़। इतने यूजर्स हैं आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर।
ये सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है। इससे पता चलता है कि सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर कितनी सीरियस है। और ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है एक सोच को बदलना, मतलब रूल बेस्ड सिस्टम से रोल बेस्ड सिस्टम पर आना। आसान भाषा में कहें तो अब काम के लिए सही स्किल देखी जाएगी, सिर्फ सीनियरिटी नहीं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, वो नियम, वो बारीकियां जहां एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। चलिए इन ट्रैप्स को समझते हैं। ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं 2026 के शुरुआत के हिसाब से। फटाफट देख लेते हैं। लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस AM खानविलकर, CVC प्रवीण वशिष्ठ और हमारे JPSC के चेयरमैन L खियांगते। ये तीनों नाम सीधे सीधे PT में आ सकते हैं। अब एक सवाल जो JPSC का क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा JPSC, उसके चेयरमैन को अपॉइंट टू गवर्नर करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें हटा भी गवर्नर सकते हैं? सोचिए, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। और सही जवाब है नहीं। JPSC चेयरमैन को अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे, लेकिन उन्हें हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ऐसा क्यों? ताकि कमीशन की आज़ादी और निष्पक्षता बनी रहे। और एक और छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां कंफ्यूजन हो सकता है, रिटायरमेंट एज। JPSC के मेंबर की रिटायरमेंट एज है 62 साल, जबकि UPSC के मेंबर की है 65 साल। एग्जाम में इन दोनों नंबरों को उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर भारत की ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन है, ये नियमों और भूमिकाओं का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। और इसकी असली चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि ये मशीन देश के हर एक नागरिक के लिए आखिरी व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से काम करे। और यही इसकी सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती है।